हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो चलिए जी शुरू करते हैं। हमने जो टॉपिक अपना छोड़ दिया था आगे, फिफ्थ लेक्चर है ये। तो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे आर एनवायरनमेंट। तो आर एनवायरनमेंट में अब तक हम डिस्कस कर चुके थे, इकोसिस्टम डिस्कस कर लिया था। इकोसिस्टम के बाद हमने डिस्कस कर लिया था अपना ट्रॉपिक लेवल्स, फूड चेन और फूड वेब। और अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज जो डिस्कस करें, अब हम पढ़ेंगे आर एनवायरनमेंट में एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारी अर्थ के, देखो प्रॉब्लम्स तो हर किसी को रहती हैं, हमारी अर्थ को भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब हमारी अर्थ को जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें हमारी कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, देखिए सबसे पहले आती हैं हमारी ओजोन डिप्लीशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम्स तो देखो आपको भी बहुत सारी आ रही होंगी, अब एग्जाम्स आने वाले हैं तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उसके बाद फिर हम बात करें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। आपके एग्जाम से अलग प्रॉब्लम, मम्मी पापा की प्रॉब्लम, सारा दिन कहते रहते हैं पढ़ लो। टीचर्स की प्रॉब्लम, मार्क्स नहीं आ रहे, वहाँ प्रॉब्लम। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और जो ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है ये बहुत बड़ी है, ये हम डिस्कस करते रहेंगे। चलिए, सबसे पहली जो हमारी प्रॉब्लम है ओजोन डिप्लीशन। उसके बाद दूसरी जो हमारी प्रॉब्लम है वो है गार्बेज डिस्पोजल। मोदी जी ने तो भाई ट्रक भी लगा दिए हैं कि घर घर से कूड़ा इकट्ठा कर रहे हैं, और फिर भी गार्बेज इतना ज्यादा है कि वो प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं हो रहा। इट इज स्टिल अ प्रॉब्लम। उसके अलावा एनवायरनमेंट की और भी प्रॉब्लम है, हमारे सिलेबस में ये दो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। और जो तीसरी प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट की, जो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे लास्ट में अगर टाइम बचता है तो, वो रहती है हमारी तीसरी रहेगी ग्लोबल वार्मिंग। और फोर्थ हमारी है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए जब एक एक करके सारी प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली हमारी प्रॉब्लम आ रही है ओजोन डिप्लीशन। ओजोन डिप्लीशन मतलब ओजोन का डिप्लीट होना, ओजोन का झड़ते रहना, रिमूव होते रहना। अब देखिए ओजोन की अगर हम बात करें, ओजोन बेसिकली है क्या? ओजोन जो है वो ऑक्सीजन से के कंपाउंड से बनी हुई एक एक O3 जो है वो मॉलिक्यूल होता है, ओजोन मॉलिक्यूल। तो उससे बना हुआ एक लेयर होता है, O3 से रिप्रेजेंट किया था। देखो जो ब्रीदेबल ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन एटम को हम डिनोट करते हैं सिंगल O से। तो और जो ब्रीदेबल गैस होती है उसको हम, उस मॉलिक्यूल को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, O2 से। तो उसी तरह से जब ऑक्सीजन का, ओजोन का मॉलिक्यूल आता है तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O3 से। सो O3 स्टैंड्स फॉर ओजोन। तो ये ओजोन लेयर बेसिकली प्रेजेंट है कहाँ पे, ठीक है। तो ओजोन लेयर की अगर हम बात करते हैं, सो ये हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। सो ओजोन जो है, ओजोन प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर। अब स्ट्रेटोस्फीयर है कहाँ पे, देखिए सी लेवल से 15 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे अगर हम जाएंगे तो वहां पे हमारा ओजोन जो लेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर जो है हमारा इस रेंज के बीच में प्रेजेंट है, और इसी रेंज में हमारा ओजोन प्रेजेंट होता है। अब ओजोन जो है, देखो ओजोन के फायदे हमें बहुत अच्छे से पता है कि ओजोन जो है वो सन से जो हार्मफुल रेज आ रही है उनसे हमें बचा रहा है। वो हमें बचाता है कैसे, देखिए वो क्या करता है, एक रिफ्लेक्टिंग लेयर फॉर्म कर देता है कि जो कुछ वेव्स होती हैं कि जिनकी जो है स्ट्रेंथ जो है वो कम होती है, तो उसमें क्या रहेगा कि वो रेस अर्थ पे एंटर नहीं कर पाएंगे और वो बाहर से ही टकरा के, ओजोन से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। सो देखा जाए तो जो ये टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है ओजोन, इसी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है कि इतनी सारी जो सन रेज आ रही होती हैं सारी की सारी अर्थ पे ना आके कुछ वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सर्वाइवेबल टेम्परेचर है। अब बाकी हम प्लैनेट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे उनके पास क्या है, कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है।
हम तीसरे दिन न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि वहाँ पे ज्वालामुखी है, इतना टेम्परेचर है एंड ऑल, वो चीज़ें मतलब अर्थ पे ज्वालामुखी है लेकिन टेम्परेचर कैसा है, सर्वाइवेबल टेम्परेचर है, रहने लायक टेम्परेचर है। तो इसी वजह से क्या है, ये ओजोन है, यही रीज़न है कि यहाँ पे हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करवा रही है ओजोन, हार्मफुल रेज को रिफ्लेक्ट कर रही है। अब अगर हम ओजोन की और बात करते हैं तो देखो यहीं पे ओजोन क्यों प्रेजेंट है, जब इतनी ही प्रोटेक्टिंग लेयर है तो ये हमारे यहाँ आसपास प्रेजेंट क्यों नहीं है। तो बेटा आसपास प्रेजेंट होने का है कि ग्राउंड लेवल, एट ग्राउंड लेवल की अगर हम बात करें, ओजोन जो है दैट इज पॉइजनस, ओजोन इज पॉइजनस, जहरी जहर है भाई, POISONOUS, ठीक। ओजोन इज पॉइजनस एट ग्राउंड लेवल, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में ये हमारे लिए अमृत समान है। अब ये हमारे लिए अमृत समान है क्योंकि ये हमें जीवन देती है, हमें बचाती है। अब ये हो गया कि ठीक है चलो ओजोन इतनी अच्छी चीज है, फिर भी इसका डिप्लीशन हो रहा है, ये क्यों खत्म होती जा रही है, हम इसे क्यों नहीं बचा पा रहे हैं। तो इसका जो जवाब है वो ये रहेगा कि हमारी मॉडर्नाइजेशन, कि जैसे जैसे चीज़ें मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही हैं, जैसे जैसे चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं, बहुत सारे केमिकल्स बनते जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनते जा रहे हैं जिनके रिलीज होने की वजह से हमारा जो ओजोन है वो डिप्लीट हो रहा है। अब ओजोन डिप्लीशन के रीजंस क्या क्या हैं, चलिए वो बात करते हैं। आई होप यू हैव नोटेड इट डाउन, तो मैं यहीं पे कर रही हूँ आगे। तो ओजोन डिप्लीशन के रीजंस देखते हैं। देखो पोल्यूशन को अगर हम बात करें ना, सिंपल पोल्यूशन की बात करें कि ठीक है आपने कोई कचरा जला दिया है तो वो उसको हम डायरेक्टली पोल्यूशन में काउंट नहीं करेंगे कि ठीक है लकड़ी का पीस जला दिया और नहीं जिए तो पोल्यूशन हो रहा है। तो वहाँ पोल्यूशन तब आता है जब वो लार्ज स्केल पे हो रहा होता है। आप लार्ज स्केल पे उसको जला दो और उससे धुआं उठेगा बहुत सारा, तो उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएंगी, या उसकी जो एशेज हैं वो सारे इन्वायरमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जली हुई जो चीजें हैं, जी आपने घास जला दी है, वो जाके ओजोन को हार्म करेगी, ऐसा नहीं होता। जो चीज ओजोन को हार्म कर रही है वो होते हैं हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, CFCs जिसको आप कहते हो ना, CFCs क्या होता है, CHLO, क्लोरोकार्बन्स, फ्लोरो की स्पेलिंग देख लेना भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स करते क्या है बेसिकली, देखो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के पास क्या होता है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, CCl4 होता है इसके पास। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम CCl4 या CFCl3 इस तरह से, कि क्लोरीन होता है इसमें। अब क्लोरीन का जो एक एटम होता है, या क्लोरीन जो है, एक क्लोरीन 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है। मतलब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनेगा, O2। O2 के साथ फिर जब एक और ऑक्सीजन बनता है तब जाके बनता है हमारे पास O3, ये हमारे पास ओजोन बनता है। लेकिन जब इस O3 के पास ऊपर आके हमारे CFCs अटैक करते हैं तो वो क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देंगे, एंड 1 मॉलिक्यूल इज इनफ टू ब्रेक 1,00,000 मॉलिक्यूल्स। ओजोन के 1,00,000 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सिर्फ एक क्लोरीन के एटम से जो स्ट्रेटोस्फीयर में है वहां पे उससे डिप्लीट हो जाता है, उससे ब्रेक डाउन हो जाता है। अब ये डिप्लीट हो रहा है तो क्या होगा, हम कहते हैं अच्छा ओजोन होल सुनते हैं। तो बेटा ओजोन होल ऐसा नहीं होता है कि ओजोन का जो है ना, ओजोन की जो परत है उसमें एक बड़ा सा होल हो गया है और वहां से सब कुछ आर पार जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। ओजोन की जो लेयर है वो काफी मोटी लेयर है। अब हुआ क्या है कि जो ओजोन होल बन रहा है वो सबसे पहली बात तो डिस्कवर कहाँ किया गया है, तो बेटा ये 1885 में एंटार्क्टिका जो है वहां पे, एंटार्क्टिका में ऑब्जर्व किया गया, मतलब एंटार्क्टिका के ऊपर वाले पोर्शन पे। अब हुआ क्या है वहां पे देखिए, और वो होता किस तरह से ओजोन की, वही वहां तो कोई पोल्यूशन भी नहीं हो रहा, तो वहां कैसे ओजोन होल हो गया, पोल्यूशन हम कर रहे हैं यहाँ पे और होल हो रहा है जाके वहां पे। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि बिकॉज ऑफ अर्थ पे जो है वो टेम्परेचर चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ के जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हुए हैं वो ठंडे मौसम, वो हवाओं के साथ कहाँ पे इकट्ठे होते चले जाते हैं, एंटार्क्टिक ओशन पे। ये आपके जो है ना ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ज्योग्राफी में है ये। तो वहाँ क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वहाँ पे जाके ओजोन के साथ रिएक्ट करें जिसकी वजह से वहाँ पे ओजोन होल बन रहा है। अब ओजोन होल की आप सोचोगे अच्छा ओजोन की जो लेयर है वो कट गई है वहां से, देयर इज अ होल, नहीं ऐसा भी नहीं है।
कि जो ओजोन का जो होल की बजाय वहां पे क्या है, ओजोन की जो लेयर है ना सॉरी, कि जो ओजोन की लेयर है वो पतली हो रही है, दैट इज बिकमिंग थिन। होल नहीं हुआ है, वो थिन होती जा रही है, पतली होती जा रही है, जिसको हम क्या कंसिडर करते हैं, हम उसे ओजोन होल कहते हैं। कि ठीक है, यही सिचुएशन होती रही तो वो जो होल है वो और लार्ज एरिया में होता चला जाएगा, कि वो जो लेयर है और पतली होती चली जाएगी। अब इस ओजोन के पतले होने का क्या डिसएडवांटेज है हमें देखो। ओजोन जो है वो क्या करती है, ओजोन हमारे लिए कर रही है ये हमारी अर्थ है, अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में ऊपर लगा हुआ है ओजोन, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है। ठीक है, अब क्या होता है, सन रेज आ रही है भाई, सन रेज जब आती हैं तो कुछ तो सन रेज क्या करती हैं, अंदर आ जाती हैं, लेकिन कुछ जो थोड़ी कमजोर सन रेज हैं, अल्फा रेज हैं, वो क्या होती हैं, वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती हैं। लेकिन अगर ये लेयर मोटी है तो क्या रहेगा, ये उन रेज को अपने आर पार कम जाने देगी और उनको बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट बैक करेगी। लेकिन अगर ये लेयर ही कमजोर होगी तो क्या होगा, जो वीक रेज हैं वो भी इसको क्रॉस कर जाएंगी, और अगर वो इनको क्रॉस कर गई तो उससे होगा क्या, उससे होगा हमारा ग्लोबल वार्मिंग। यहीं से मैं लिख रही हूँ ये चीज, क्योंकि मैंने हमारी जो है सिलेबस में नहीं है ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन यहाँ ओजोन की वजह से, ग्लोबल ओजोन होल की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो हम इस कंसेप्ट को देख लेंगे कि ये क्या होता है यहाँ पे। चलिए, ये तो हो गया हमारा ओजोन डिप्लीशन का। अब ओजोन डिप्लीशन को हम रोकेंगे कैसे, तो देखो हम अपने तौर पे तो क्या कर सकते हैं कि ठीक है जी, हम पोल्यूशन कम फैलाएंगे, सीएफसीज कम लेकर आएंगे। अब सीएफसीज आते कहाँ से हैं, ठीक, तो जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर में ना जो रेफ्रिजरेंट होता है, जो कूलिंग एजेंट होता है, वो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। जितना ज्यादा आपका फ्रिज चल रहा है उतने ज्यादा वो सीएफसीज को रिलीज कर रहा है। आप एसी यूज कर रहे हैं, सीएफसीज रिलीज कर रहे हैं। आपके ऑटोमोबाइल्स हैं, उनमें भी क्या है एसी तो लगाई हुआ है, सीएफसीज रिलीज हो रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आप कर क्या सकते हैं, वेरी सिंपल, कि ठीक है जी देखो, एसी के बिना नहीं सर्वाइव कर सकते। आई ऑल्सो एक्सेप्ट कि टेम्परेचर, एक तो हमारी बॉडी टेम्परेचर, हमारे हैबिट्स ऐसी हो गई हैं कि हम इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं टॉलरेट कर सकते, कुछ हमारे इंडिया का एनवायरनमेंट ऐसा है। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि ठीक है, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तब हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, जितना हो सकेंगे हम नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएंगे। ओके, ये तो हो गया हमारा ओजोन का। उसके बाद हमारी जो सेकेंड प्रॉब्लम है, इस ओजोन के साथ ही अब एक और प्रॉब्लम आती है, और वो है हमारी बायोमैग्निफिकेशन। चलिए, बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो नाम से ही सजेस्ट हो रहा है बायोमैग्निफिकेशन। ओके, बायो मतलब बायोलॉजिकल है ना, यहाँ पे बायोलॉजिकल का मतलब क्या रहेगा, लिविंग। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मतलब बेटा इंक्रीज होना किसी चीज में। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, उससे कोई भी चीज होगी वो क्या होती है, आप मैग्नीफाइंग ग्लास में से देखो वो चीज आपको ज्यादा बड़ी दिखेगी। तो वही चीज है, लिविंग थिंग्स में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में किसी चीज का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, उसी चीज को हम कह रहे हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब हम जब प्रॉब्लम्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में प्रॉब्लम वाली बात कौन सी आ रही है, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा होना, एक्यूमुलेशन, या फिर मैं इसको कह सकती हूँ इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। एट हायर ट्रॉपिक लेवल्स, हायर ट्रॉपिक लेवल्स। बहुत आसान डेफिनेशन है ये। अब समझते हैं इसको क्या हो रहा है। देखो कि जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल्स बढ़ते जा रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म एक को खा रहा है, वो उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है। तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जा रहा है तो उसमें क्या हो रही है, उन सब्सटेंसेस का जो है अमाउंट वो बढ़ता जा रहा है। अब ये किस तरह से होगा, देखो कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, सबसे ज्यादा इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है डीडीटी। आपने सुना होगा ना कि वल्चर्स जो होते हैं, गिद्ध जो है वो अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, उनको जो है उनका संरक्षण किया जा रहा है, उनको जो है बचाया जा रहा है, प्रोटेक्शन की जा रही है वल्चर्स की। उसका मेन रीजन यही है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट की तरफ जो सबसे हम बात कर रहे थे डीडीटी की, तो डीडीटी में क्या हो रहा है, हमने पौधों पे डाली डीडीटी। अब डीडीटी जो है वो डाइजेस्ट नहीं होती, ठीक है, वो
बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में वो मिक्सअप हो जाती है और वो इजीली वॉश अप भी नहीं होती बॉडी से। तो ऐसे में क्या हो रहा है, हमने घास पे डाली थी डीडीटी, तो उसको जाके रैबिट ने खाया। सपोज करती है वही अपनी फूड चेन बना लेते हैं। सबसे पहले ग्रास, रैबिट, स्नेक, और स्नेक को कौन खा रहा है, ईगल। बस इतना ही बनाते हैं, ठीक है। अब देखो घास पे हमने भर भर के डाल दी डीडीटी, और डीडीटी भी कितनी डाल दी, चलो एक पौधे के पास ना 10 नंबर के हिसाब से काउंट करते हैं, ठीक है, कि एक पौधे के पास हमने 10 डीडीटी डाल दी, ठीक है, नंबर के हिसाब से काउंट करें। बाकी आप इसको कोई भी यूनिट दे सकते हो, 10 ग्राम डीडीटी डाल दी, 10 ml डीडीटी डाल दी, तो मैं यहाँ पे इसको सिर्फ 10 लिख रही हूँ। अब रैबिट घास खा रहा है, वो एक ही घास तो नहीं खाएगा। सपोज करो उसने खा ली है 20, उसने 20 पौधे खा लिए ग्रास के, तो हर ग्रास के पौधे के पास 10 डीडीटी थी, तो रैबिट के पेट में कितनी डीडीटी गई, 200, यानी कि उसने 20 खाए हैं, जब 20 × 10 तो उसके पास चली गई 200 डीडीटी। डीडीटी का अमाउंट डिस्कस हो रहा है यहाँ। ये जो है ये डाइजेस्ट नहीं होती, ये चलती रहती है, ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही रह जाती है ये। तो देखो एक रैबिट के पास 200 डीडीटी होगी। डीडीटी कितनी हार्मफुल होती है, कीड़े मारने के लिए हम डीडीटी यूज करते हैं खेतों में। तो घास को खाया रैबिट ने, थोड़ी ज्यादा ही अमाउंट में खाएगा, उसके पास 200 डीडीटी चली गई है। अब एक स्नेक एक ही रैबिट खा के तो पेट नहीं भरेगा, अपनी लाइफ टाइम में उसने कितने खा लिए, सपोज करो उसने 4 रैबिट खा लिए, ठीक है, 4 रैबिट अगर उसने खाया, 200 डीडीटी तो एक रैबिट में थी, उसने 4 और खा लिए, इसके पास कितनी है, 800 डीडीटी चली गई। अब ईगल जो है वो शिकार पे निकला हुआ है, उसने खा लिया इसी तरह से टोटल डीडीटी पे सरवाइव करते हुए, 3 सांप खाता है वो, तो 800 × 3 तो कितनी डीडीटी चलेगी, 2400 डीडीटी। आप ये देखो एक ट्रॉपिक लेवल से, एक ऑर्गेनिज्म से डीडीटी चलती चली है, और सिर्फ एक ईगल में कितनी डीडीटी पहुंच गई है, 2400 के अमाउंट में। मतलब मल्टीप्लाई होती जा रही है, मैग्नीफाई होते जा रहा है वो हार्मफुल सब्सटेंस। उस हार्मफुल सब्सटेंस का अमाउंट हर ट्रॉपिक लेवल पे बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब क्या, हार्मफुल सब्सटेंसेस का एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है टॉप कार्निवोर में। और इससे क्या होगा, देखो हार्मफुल है तो आपको उसको मारने की जरूरत ही नहीं है, वो बेचारा 2 सांप और खाएगा और अपने आप ही मर जाएगा। तो यही कंडीशन होती है कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनका अमाउंट बढ़ते रहने की वजह से जो टॉप कंज्यूमर है उसमें उस हार्मफुल सब्सटेंस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उसकी हेल्थ खराब होकर उसकी पॉपुलेशन वैसे ही डिटीरियोरेट होती जा रही है। सेम इज द केस विद ह्यूमन। जो ये है ना बायोमैग्निफिकेशन, ये हमारे साथ भी है। ऐसा नहीं कि अच्छा जी हम तो सिर्फ घास खाते हैं, हमारे अंदर तो इतनी डीडीटी नहीं आएगी जो हम पौधों में भर भर के पेस्टिसाइड डालते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालते हैं कि फसल अच्छी होगी, तो उसमें क्या हो रहा है, वो भी तो हमें हार्म कर रही है। उसके ऊपर से हम नॉनवेज खा रहे हैं। मैं नॉनवेज के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँगी कि आप नॉनवेज नहीं खाइए, बिल्कुल नहीं कह रही। द वेरी थिंग इज कि बेटा ऑर्गेनिक की तरफ चाहिए, जितना हो सके कम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स वाला जो खाना है वो खाएं। अब ऐसा करने से होगा क्या, देखो डीडीटी वाला खाना खा रहे हैं, चलो पेस्टिसाइड वाला खाना खा लिया हमने, तो हमने खाया गाजर, आजकल गाजर बहुत आ रही है, चलो हमने खाई पेस्टिसाइड डली हुई गाजर। अब एक गाजर खा के तो ऐसा है नहीं कि ठीक है थोड़ी सी तो पेस्टिसाइड गई है, क्या जा रहा है, हम इतनी सारी चीजें खाते हैं, कहीं कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, बेटा पैक्ड खाना खा रहे हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए उनमें पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं, इंसेक्टिसाइड्स डाले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, दे ऑल आर केमिकल्स एंड दे ऑल आर हार्मफुल। तो ऐसे में क्या होगा बायोमैग्निफिकेशन वो सारा का सारा हमारी बॉडी में। उसके बाद चलो सोचा अच्छा ठीक है इन चीज़ों से हार्म हो रहा है तो ठीक है हम फिश खा लेंगे, हम चिकन खा लेंगे। और चिकन क्या खा रहा है, पेस्टिसाइड वाले फूड ग्रेन्स खा रहा है, उसके पेट में जाएगा बहुत सारा, उसका सारा इकट्ठा किया हुआ एक ही चिकन से हमारे पेट में। तो बेसिकली हो क्या रहा है, सारे हार्मफुल सब्सटेंस इकट्ठे होके टॉप कार्निवोर के स्टमक में जा रहे हैं, और फिर टॉप कार्निवोर क्या करेगा, स्टमक पकड़ के घूमेगा कि पेट दुख रहा है, एंड ऑब्वियसली हेल्थ प्रॉब्लम है, इसी वजह से जो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स है ये ज्यादा होती है। तो ये हो गया हमारा बायोमैग्निफिकेशन। चलिए जी, बायोमैग्निफिकेशन के बाद अब उसके बाद आता है हमारा गार्बेज डिस्पोजल, कि जी मोदी जी ने हमारे पास इतने सारे कानून लगा दिए, कूड़ा फेंकने पर ये सजा हो जाएगी, रोज झाड़ू लेके रोड पे खड़े रहते हैं कि सफाई अभियान कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को डिक्लेयर भी कर दिया है सफाई अभियान दिवस है ना, और फिर भी सफाई नहीं हो रही। गार्बेज डिस्पोजल की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, घर घर ट्रक आते हैं कूड़ा लेने के लिए, फिर भी रोड पे पड़ा रहता है।
यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दिस इज गार्बेज डिस्पोजल। अब गार्बेज डिस्पोजल की चलिए बात करते हैं कि गार्बेज को हम कैसे कैसे खत्म कर सकते हैं कि वो पोल्यूशन ना करे। ऑब्वियसली भाई इतने सारे चिप्स खाते हैं, वो जगह जगह चिप्स के पैकेट पड़े हैं, भंडारे हो गए, तो जगह जगह पर क्या हो रहा है, प्लास्टिक की थैलियां पड़ी हुई हैं, प्लास्टिक की प्लेट्स पड़ी हुई हैं, उन सब से भी तो बचना है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंसिनरेशन। इंसिनरेशन होता क्या है, देखो इंसिनरेशन को क्या किया जाता है कि एक इंसिनरेटर होता है, एक मशीन होती है इंसिनरेटर, जो कि बंद हो जाए, उसको क्लोज कर देते हैं और उस क्लोज कंटेनर के अंदर ही जो हमारा गार्बेज होता है उसको जला देते हैं, जिससे ना तो उसकी स्मोक बाहर आ रही है ना उसकी एशेस बाहर आ रही, कुछ भी चीज बाहर नहीं आ रही, तो मतलब ऑलमोस्ट जीरो पोल्यूशन। तो ये हो जाता है इंसिनरेशन। लेकिन हम इसे इतनी लार्ज स्केल पे फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो इंसिनरेटर को चलाने के लिए भी तो फ्यूल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इस उतना खर्चा, वो चीजें मेंटेन करने की दिक्कत है। सो ये इसीलिए लार्ज स्केल पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा मेथड है। उसके बाद फिर हमारे पास दूसरा आता है ओपन डंपिंग, कि खुले में डाल देंगे जी, चलो खुले में डाल देंगे, कितना गंदा लगता है खुले में पड़ा हुआ। ओपन डंपिंग में क्या होता है, कुछ साइट्स चूज करी जाती है कि ठीक है ये जगह हमने चूज कर दी, यहाँ पे लाके सारा कचरा डाल देंगे सारे शहर का। चलो शहर में तो नहीं हुआ पोल्यूशन, लेकिन जिस जगह पे वो कचरा डाला जा रहा है वहां कितनी प्रॉब्लम है, वहां से धूल मिट्टी उड़ रही है, कभी आंधी तूफान आए तो वही सारा कचरा उड़ के वापस शहर में, प्लस आसपास का एरिया जो है वो स्मेली हो जाएगा। तो ओपन डंपिंग को भी हम एक प्रॉपर मेथड तो नहीं मान सकते कि गार्बेज डिस्पोजल का, जो कि आजकल यूज होता भी है। उसके बाद फिर आता है लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग की अगर हम बात करें ना, पता सबको है लेकिन करता कोई नहीं है, मुझे भी पता है लेकिन हम भी नहीं करते भाई, बहुत मेहनत वाला काम होता है, वैसे इतना भी नहीं होता। हाँ गांव वाले एरियाज जो हैं वहां पे लैंड फिलिंग प्रॉपरली यूज किया जाता है। अब शहरों में यूज इसलिए नहीं करते कि थोड़ा थोड़ा तो कचरा निकलता, सोचता है कौन गड्ढे खोदेगा, कौन उनको भरेगा, तो वही चीज होती है। लैंड फिलिंग में क्या किया जाता है, एक गड्ढा बना लिया जाता है और उस गड्ढे में क्या करते हैं, सारा कचरा डालते रहेंगे। बेसिकली वो वाला कचरा, बेटा किचन वेस्ट की बात हो रही है, पेपर डाल दिया, किचन वेस्ट डाल दिया, पॉलीथीन नहीं डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होगा, जब ये भर जाएगा ना गड्ढा, पूरा बड़ा सा गड्ढा है वो भर जाएगा, तो बुलडोजर्स की हेल्प से उसको पूरा क्रश करा देंगे कि हाँ ठीक है थोड़ा और अच्छे से दब जाए, थोड़ा और अच्छे से दब जाए, और फिर लास्ट में उसको क्या करते हैं, मिट्टी से कवर कर देंगे कि ठीक है अब बनता रहेगा कंपोस्ट, बनता रहेगा खाद, हो गया गार्बेज डिस्पोजल। तो लैंड फिलिंग जो देखा जाए तो ये बहुत अच्छा जो है आइडिया है टू फॉर गार्बेज डिस्पोजल, अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाए अच्छे से तो। उसके बाद फिर आता है हमारा कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग का मतलब होता है खाद बनाना। ये जो डिस्पोजेबल है, जो गार्बेज बायोडिग्रेडेबल है, यहाँ से कंसेप्ट आ रही है डिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल, चलिए वो भी बात करेंगे कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसकी कंपोस्टिंग करी जा सकती है, उसको हम खाद में बदल सकते हैं। खाद में किस तरह से बदलेंगे, देखो वेरी सिंपल, छोटे छोटे गड्ढे बनाओ, बहुत गहरे नहीं, छोटे गड्ढे, बहुत गहरे अगर गड्ढे बनाएंगे तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसको डिकम्पोज करने में लेट हो जाएंगे और इतना अच्छा खाद नहीं बन पाएगा। तो इसलिए छोटे गड्ढे बनाओ और उनसे क्या करो, उस पर सारा का सारा जो है आपका डिग्रेडेबल वेस्ट है, यूजुअली किचन वेस्ट जो है वो डालो और उसको मिट्टी से ढकते चले जाओ हर थोड़े टाइम के बाद, तो वो अपने आप से क्या होगा, डिकम्पोजर्स उस पर फीड करेंगे और उसको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देंगे, एंड दिस इज कॉल्ड एज कंपोस्टिंग। ठीक है, जैसे वो गोबर की खाद वगैरह जो यूज की जाती है ना, वो कंपोस्टिंग वाला प्रोसेस ही आता है। ठीक, उसके बाद अब आता है हमारे पास रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग मतलब किसी चीज को दोबारा से यूज करना। तो रिसाइकलिंग में आप किसी चीज को कैसे यूज करोगे, देखो अपने होम लेवल पे हम रिसाइकलिंग कर लेते हैं, इसके कपड़े छोटे भाई के, बड़े भाई के कपड़े छोटे भाई को दे दिए गए, रिसाइकल ही तो हो रहा है वो। उसी तरह से जो न्यूज़पेपर्स जो हैं वो हमारे पास रिसाइकल पेपर से बनकर आते हैं, पेपर रिसाइकलिंग तो होती रहती है, हमें पता है। कबाड़ी वाला पॉलीथीन लेकर जाता है, अच्छा उसके अलावा बॉटल्स लेकर जाता है, ग्लास बॉटल्स लेकर जाता है, वो सब चीजें क्या करने को लेके जा रहा है, वो क्यों बेची जाती है, वो क्यों पैसे देता है हमें वो सब खरीद के, बिकॉज उन चीजों की रिसाइकलिंग करी जाती है, उनको रिसाइकल कर लिया तो चलो ठीक है, पोल्यूशन करने से बेटर है इसको एक बार थोड़ा सा ठीक ठाक करके दोबारा यूज कर लेंगे, दिस इज कॉल्ड एज रिसाइकलिंग। उसके बाद फिर आता है रीयूज। ये किसी चीज को दोबारा से यूज करना इज कॉल्ड एज रीयूज। तो रीयूज में आपका आ गया वही छोटे भाई के कपड़े, छोटे भाई को कपड़े दिए जाते हैं बड़े भाई बहन के कि ठीक है तुम यही पहनो, रीयूज हो जाता है। उसी तरह से और बहुत सारे जैसे पॉलीथीन्स होते हैं, पॉलीथीन्स को हम रीयूज करते हैं ना, कि मार्केट से लेकर आए कपड़े पॉलीथीन में
अगली बार किसी को कुछ और, अगली बार उसमें किताबें डली हुई होती हैं, कभी उसमें कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डली होती है, कभी उसमें सब्जियां डली होती है। सो बेसिकली एक ही पॉलीथीन को हम 4-5 बार यूज कर लेते हैं, या हम उसमें अपने कपड़े लेकर आए, फिर किसी को उसमें कुछ डाल के दे दिया, उसने किसी को में कुछ डाल के दे दिया। सो फेंकने की बजाय ऐसी जो चीजें हैं उनको रीयूज किया जाए, तो ये होता है रीयूज में कि दोबारा से उस चीज को यूज करना। सो ये हो गए हमारे गार्बेज डिस्पोजल के मेथड्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या होता है गार्बेज डिस्पोजल, और अगर आपको कुछ डाउट आता है देन यू कैन आस्क। उसके बाद फिर हमारे पास, या मुझे ये लिखने की जरूरत है, आई थिंक मुझे लिख देना चाहिए। वैसे इसकी डेफिनेशन इतनी पूछी तो नहीं जाती है। इंसिनरेशन का सिर्फ याद रखना कि इंसिनरेटर में होता है गार्बेज को हीट कर देते हैं और वो जल जाता है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक एंड डस्ट। उसके बाद फिर हमारे पास आता है लास्ट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल की जब हम बात कर रहे हैं तो वो सब्सटेंसेस विच कैन बी डिकम्पोज्ड इजीली, जिनको नेचर में आराम से डिकम्पोज कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। और जो नेचर में यूं के यूं पड़े रहे, जैसे मर्जी उनको यूज कर लो, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, वो कभी टस से मस नहीं होते, उनको हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो सबसे पहले बात करते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के फायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात, डिकम्पोज इजीली। इजीली हम उनको क्या है, डिकम्पोज कर जाते हैं, डिकम्पोजर्स जो है उस पर काम करेंगे और इजीली वो मिट्टी में मिल जाएंगे, ठीक है। सेकंड, डू नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट। भाई एनवायरमेंट को, पर्यावरण को दूषित नहीं करते, दे डू नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट अनलेस they are in limited quantity। क्वांटिटी वाला कंसेप्ट याद रखने वाली बात है। देखो कि माना कि ऐसे बहुत सारे वेस्ट होते हैं जिनको जो इन्वायरमेंट है वो इजीली उनको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, उनको डिग्रेड कर देगा, लेकिन अगर उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा ही हो जाए तो वो पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सीवेज वाली बात करते हैं, चलो सीवेज डिस्पोजल की हम बात करें। वैसे तो जो सीवेज है, सीवेज में से जो भी वेस्ट निकलता है वो क्या करेगा, नेचर उसको बहुत इजीली डिकम्पोज कर देगा। लेकिन अगर वही वेस्ट एक जगह पे बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर दिया जाए तो इतनी स्मेल हो जाएगी। वहाँ पे गोबर वाली जगह की बात करते हैं जहाँ पे गोबर गैस बनाई जाती है। वैसे तो देखो गोबर जो है, काउडंग जो है, दैट इज बायोडिग्रेडेबल, लेकिन जब एक ही जगह पे आप उसका ढेर लगा दो तो वो बहुत गंदा लगता है, स्मेल आती है, वहाँ पे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। बेसिकली वहाँ पे क्या बहुत ज्यादा जब अमाउंट में वो किसी जगह पे है तो वो पोल्यूशन कॉज कर रहा है, लेकिन अदरवाइज अगर वो नॉर्मल अमाउंट में है तो क्या है, वो अच्छा है एनवायरनमेंट के लिए, वो ठीक है। पोल्यूशन है वो, सॉरी पोल्यूशन नहीं कर रहा है, वो डिग्रेड हो जाएगा आराम से, कोई पोल्यूशन कोई हार्म नहीं कर रहा एनवायरनमेंट को अगर वो थोड़े अमाउंट में है तो। उसके बाद फिर तीसरा इसका ये आ जाएगा, देखो पहला हो गया डिकम्पोज इजीली हो रहा है, डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। तीसरा रहेगा add nutrients to the environment, nutrients to the soil, soil ये लिख देते। देखो डिकम्पोज हो रहा है तो वो जिन चीज़ों से, बेटा सारे के सारे जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं वो कुछ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इन सब और अमीनो एसिड्स, इन सब चीज़ों, प्रोटीन्स, इन सब चीज़ों से मिलकर बने हैं। तो क्या होगा जब उनका ब्रेकडाउन होगा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का, फॉर एग्जांपल कि कोई भी एनिमल की बॉडी है वो बायोडिग्रेडेबल है, तो जब वो सड़ गल जाएगी, डिकम्पोजर्स उसको जो है तोड़ देंगे, तो उसमें क्या होगा, उसके जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे और खाद बना देंगे। सॉइल में जब वो मिल रहे हैं तो क्या करेंगे, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, तो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको भी इंक्रीज कर देंगे। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर दिया और उसके साथ क्या होगा, द released substances can be reused, released substances can be reused। कौन यूज करेगा उनको, अदर ऑर्गेनिजम्स के, दूसरे ऑर्गेनिजम्स उन सब्सटेंसेस को दोबारा से यूज कर लेंगे। अब जैसे देखो घास को खाया था भैंस ने घास खा के क्या किया, गोबर, और गोबर को फिर से क्या मिट्टी में मिल गया, डिकम्पोज हो गया और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स फिर क्या
भाई हम क्या कहते हैं, गोबर वाली खाद तो बहुत अच्छी होती है, तो वही गोबर उठा के फिर कहाँ डाल दिया, प्लांट्स में, तो उसके डिकम्पोज करे हुए न्यूट्रिएंट्स फिर से प्लांट ने ले लिए। तो जो साइकिल है वो चलती रहती है इन केस ऑफ बायोडिग्रेडेबल। वहीं अगर हम बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल की, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल की हम बात करें, पहली बात तो डिग्रेड हम उनको नहीं कर सकते। और जब हम उनको डिग्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो रही है, जो हमने पहले पढ़ लिया था। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो रही है तो क्या कर रही है, हर ऑर्गेनिज्म को हर लेवल पे हार्म कर रही है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा क्या कर रही है, एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, क्योंकि हम उसको सॉइल में मिला तो पा ही नहीं रहे हैं। प्लास्टिक का ग्लास है, वो पानी पिलाने के लिए यूज करे गए थे, एक जगह पे 100-200 ग्लास यूज कर लिए, लोगों ने वही पी के फेंक दिए, वो नहीं डिकम्पोज होंगे, बहुत दिन तक यूं ही पड़े रहेंगे। आप 10 साल बाद खोद के देखोगे वो ग्लासेस यूं के यूं मिलेंगे। सो बेसिकली हुआ क्या है, पोल्यूशन कॉस्ट क्या, चाहे उनका अमाउंट थोड़ा हो या ज्यादा हो, डजेंट मैटर, वो पोल्यूशन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और दूसरा, ऐसा कहते हैं ना कि भाई वो हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिलीज करते रहते हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद, क्योंकि उनसे क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं जिनमें क्या करते हैं, वो हार्मफुल गैसेस को रिलीज करते रहते हैं। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। उसके बाद फिर आता है ऐड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। भाई कोई न्यूट्रिएंट ऐड नहीं करते, उल्टा वो तो क्या है, पॉइजनस है एनवायरमेंट के लिए। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट आता है दे रिलीज सब्सटेंसेस, द रिलीज सब्सटेंसेस कैन बी रीयूज। ना जी, कोई सब्सटेंस रिलीज ही नहीं कर रहे, एज इट इज पड़े, रीयूज तो होते नहीं। हम तो एक प्लास्टिक के ग्लास में एक बार पानी पीने के बाद भी उसको दोबारा यूज नहीं करते, यहाँ तो मिट्टी में पड़े हुए की बात करें कि उसको सब्सटेंसेस को दोबारा यूज कर लेंगे, नो। तो ये हो गया डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल के बीच का डिफरेंस। तो यहीं से 4 पॉइंट नोट करें, इन्हीं में से 4 या 5 पॉइंट बनाओ और डिफरेंस जो है दैट इज क्लियर। तो ये हो गया हमारा आज टॉपिक कंप्लीट होता है आर एनवायरमेंट। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। बेसिकली आज मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है, जितना हो सके समझाने की ट्राई करी है। इन केस यू हैव एनी डाउट्स तो आप यूट्यूब चैनल पे पूछ सकते हैं यही कमेंट करके, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @मीनाक्षी008 008 शायद। ओके, थैंक यू एवरीवन।